हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूरल टूरिज्म के बारे में, जो ये कुरुक्षेत्र नवंबर 2025 का टॉपिक है। तो इसमें रूरल टूरिज्म के वेरियस डायमेंशंस हैं और इस सब के बारे में हम लोग एक बार जानेंगे। तो रूरल टूरिज्म का ही एक टॉपिक है इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म इज रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व्स द एनवायरनमेंट, sustains the well-being of local people and involves interpretation and education। ये डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा। तो हम इको टूरिज्म में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, लोकल्स का के वेलबींग का भी ध्यान रखते हैं और एजुकेशन का भी, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी ध्यान रखते हैं। इंडिया में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर इको टूरिज्म 2022 ये पॉलिसी भी चल रही है। इको टूरिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं? इको टूरिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं? रूरल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, रिच बायोडाइवर्सिटी, एम्पावर लोकल कम्युनिटीज़, रूरल लैंडस्केप्स अच्छे होते हैं, प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, कल्चरल हेरिटेज, मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कहीं पे भी जब कभी इको टूरिज्म के फ़ायदे की बात आती है। उसके बाद इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं? जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन 2.0 आ गया है अब तो, प्रसाद स्कीम, देखो अपना देश, पीपल चॉइस कैंपेन, पर्यटन मित्र या दीदी प्रोग्राम, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अच्छा, इको टूरिज्म की मार्केट कितनी है? मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है? तो 2024 में $19.8 बिलियन थी। 2033 तक ये $50.4 बिलियन होने की उम्मीद है। टूरिज्म सेक्टर एज अ होल, इट इज़ 5% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी और टूरिज्म सेक्टर 12.57% जॉब्स देता है पूरे इंडिया में। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर है हमारा। अच्छा, जो इको टूरिज्म है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं? फ़ीचर्स क्या हैं? तो इको लॉजेस हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग रुकते हैं, जहाँ पे रहते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ग्रीन रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, नेचर बेस्ड एक्सपीरियंसेस, ये सारे फीचर्स हैं हमारे इको टूरिज्म के। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? इको टूरिज्म अगर हम लोग क्या हो रहा है तो इससे क्या होगा? इनकम डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस है, जिससे हमारा इनकम बढ़ेगा। यूथ एम्प्लॉयमेंट, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विमेन होम स्टेज देखती हैं, जो वहाँ की विमेन है वो वहाँ के जो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने में काम करती हैं। तो ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू माइग्रेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको पता है कि हम लोग के यहाँ रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन होता है फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स। लेकिन जब अगर हमारे रूरल एरियाज़ में ही जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी इन द फॉर्म ऑफ टूरिज़्म, तो हम लोग का माइग्रेशन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा और जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं इको टूरिज़्म के। अच्छा, अब इको टूरिज़्म के इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं, वो तो हमने ऊपर एकदम एज अ होल देखा। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना हो तो क्या क्या है इकोनॉमिक इम्पैक्ट? ऑल्टरनेटिव टू एग्रीकल्चरल एंड एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है लैंड फ्रेगमेंटेशन का, कि अगर फादर के 2 सन्स हैं तो फादर के बाद उन 2 सन्स में वो जो पीस ऑफ लैंड है वो डिवाइड हो जाती है। फिर वही 2 लैंड के जो 2 लैंड पीस है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा उस पर एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट अ राइट वर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड पे। तो अगर हम अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं तो हमारे ये ऑल्टरनेटिव साबित होंगे अच्छे।
It reduces pressure on fragile ecosystems, obviously, enhances household incomes. Fact, 35 to 60% increase in annual incomes. Example, Molingong, मेघालय, मोलिनलोंग, मेघालय. तो जब हम टूरिज्म सेक्टर में जाते हैं रूरल एरियाज़ में, तो हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज़ होती है, वो भी 35 to 60% तक इंक्रीज़ हुई है एनुअल इनकम. एग्जाम्पल दिया है मोलिन नोंग, जो वहाँ का विलेज है मेघालय में, ये इसका एग्जाम्पल है. फॉस्टर्स माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है. स्किल डाइवर्सिफिकेशन होता है और इनकम की स्टेबिलिटी भी आती है. उसके बाद सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? एम्पावर्ड women, youth और marginalized through participation, leadership and equitable benefit sharing. Example, Kerala, 18,000 women manage micro enterprises linked to ecotourism. तो ये एक women empowerment का भी जरिया है. Strengthened women's financial independence और participation, increase in decision making and reduced seasonal migration. तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी कि हमारा वेमेन का एम्पावरमेंट हो गया, उनका मतलब एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ गया. और सीजनल माइग्रेशन, जो लोग जब जैसे सपोज किसी सीज़न में एक पर्टिकुलर क्रॉप का सीज़न चल रहा है, वो उसका हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद भी टाइम है दूसरी क्रॉप आने में, तो उस टाइम पे लोग माइग्रेट कर जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो वो चीज़ रुक जाएगी, कम हो जाएगी अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, इको टूरिज़्म को स्पेशली. और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे? इको टूरिज़्म, कंजर्वेशन, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म. रेवेन्यू सपोर्ट कहाँ से आता है? मैनग्रोव प्रोटेक्शन, कोरल रिस्टोरेशन, एंटी पोचिंग पेट्रोल्स. अच्छा, जैसे कि इको टूरिज़्म में जो रेवेन्यू आता है, जब टूरिस्ट आते हैं वो पैसे खर्च करते हैं, तो वो पैसे कहाँ यूज़ होते हैं? कंजर्वेशन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, यानी कि कहाँ पे अगर मैनग्रोव को प्रोटेक्शन देना है तो उसमें जो फंडिंग चाहिए वो इको टूरिज़्म से आ जाती है. कोरल रिस्टोरेशन के लिए, एंटी पोचिंग पेट्रोल्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग को अलग से रेवेन्यू अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये इको टूरिज़्म से आ जा रहा है. ओके. उसके बाद इस सेक्टर में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं. वो क्या क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर कमर्शलाइजेशन, ग्रीन वॉशिंग, ओवर क्राउडिंग, climate change, glacial retreat and increasing sea level, और weak regulatory mechanisms. तो इन सब को चैलेंजेस को अगर हम कम करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, तो इट विल बी अ फ्लरिशिंग सेक्टर इन आवर इकोनॉमी. वे फॉरवर्ड, stronger regulatory mechanisms for eco certification, standardization, monitoring to prevent exploitation, and ensuring accountability. These are the steps. और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी ज़रूरत है. उसमें क्या क्या कह सकते हैं? प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डाइवर्सिफाइड डेस्टिनेशंस टू ईज प्रेशर ऑन फ्लैगशिप साइट्स. यानी कि अगर कोई रूरल एरिया है जहाँ पे मतलब वो बहुत सालों से बहुत ही फेमस टूरिस्ट साइट रही है, उसको फ्लैगशिप साइट भी कहते हैं. तो अगर हम उसके अलावा कुछ छोटी छोटी डेस्टिनेशंस को प्रमोट करते हैं एज अ टूरिज़्म फ्रेंडली, तो हम लोग इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं. दूसरा, इंटीग्रेटिंग इको टूरिज़्म विद क्लाइमेट रिजिलियंट लाइवलीहुड्स. एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट्स. तो अगर हम क्लाइमेट रिजिलियंट लाइवलीहुड से इसको कंबाइन कर देंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो उससे भी हम लोग को हेल्प मिलेगी. और एक्सपैंडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर गाइड्स, एंटरप्रेन्योर्स, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स. ये सारे जो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो अगर हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे, जैसे कि जो गाइड्स हैं, जो बताते हैं, जो टूरिस्ट को गाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो मार्केट एरिया में है, या होटल्स वगैरह या रिजॉर्ट्स में जो हॉस्पिटैलिटी के वर्कर्स हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग से एक तो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा,
और इन लोग का लाइवलीहुड भी बढ़ेगा। टू इंश्योर क्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटीज देमसेल्व्स। तो इन तीनों का जब पार्टनरशिप होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सेक्टर वर्क करेगा, तीनों मिलके, ठीक है। और इको टूरिज़्म के 3 पिलर्स कह सकते हैं। इन इको टूरिज़्म से क्या क्या मेन चीज़ हो रही है। एक तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इट इज़ गिविंग शेप टू आर रूरल इको टूरिज़्म, ठीक। अगर आपको कभी एग्ज़ाम्पल देना हो दैट आर वर्थ विजिटिंग इन इंडिया, तो हम लोग दे सकते हैं कोंगथोंग विलेज इन मेघालय। इसको विस्लिंग विलेज भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ की जो कुछ वहाँ पे ट्राइब्स हैं या वहाँ के जो लोकल्स हैं, टिल टुडे ऑल्सो दे यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब वो विसल बजा के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस वजह से इसको विस्लिंग विलेज भी कहा जाता है। खोनोमा विलेज नागालैंड में, इसको इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज भी कहा जाता है। टुलटुक विलेज लद्दाख में है। मोलिंगनोंग मेघालय में है। एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है। और यहीं पे जो हम लोग देखते हैं, जो रूट्स से ब्रिजेस बने होते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, वो यहीं का होता है। तो ये यहीं पे है मेघालय में। और चटपाल विलेज कश्मीर में, इसको हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं। So we will see the next topic in the next video. Thank you so much.